नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब? आशा करता हूँ कि भाई अच्छे हो गए और अपनी तैयारी में जुटे हुए हो गए, ठीक है ना? भैया आज अपनी 7वीं क्लास है। किसकी है सर? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। किसकी है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। भाई इससे पहले मैं 6 क्लास अपलोड कर चुका हूँ, 1 to 6। आपने भी देख ली होंगी, नहीं देखी है तो भाई देख लो। अब क्योंकि ज्यादा क्लासेज इकट्ठी मत करना, मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर भी सही क्लासेज है भाई, ठीक है ना? तो अपनी देखते रहना है क्लासेज को। मैं बता देता हूँ भाई, मेरा नाम है आशुतोष सर और आप देख रहे हैं हाइफन हरियाणा जीके यूट्यूब चैनल। आज अब आप पढ़ रहे हैं भाई फसलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। इसके अंदर भाई आप दो क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। एक तो सीजन के अनुसार, शायद एक ही पढ़ा है, दो भी नहीं पढ़े हैं। एक ही पढ़ा है अपन है, क्लासिफिकेशन ऑन यानी ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। आज पढ़ाएंगे भाई अपन जीवन चक्र के आधार पर और प्रकाश अवधि के आधार पर। ये दो अपन पढ़नी है भाई, ठीक है ना? परंतु कल मैंने पढ़ाया था भाई सीजन के अनुसार फसलों का वर्गीकरण, जिसमें अपन रबी पढ़ाया था, खरीफ पढ़ाया था और एक और पढ़ाया था जायद। आज मैं इनका आपसे सुनूंगा, परंतु उससे पहले मैं बता देता हूं कि भाई आप देख रहे हैं हाइफन हरियाणा जी के यूट्यूब चैनल। अगर किसी भाई को अच्छा लगे तो लाइक कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, सब्सक्राइब भी कर सकता है, परंतु कमेंट तो करना ही करना है। अच्छा लगे तो उसका करना, अगर बुरा लगे तो सर ये बुरा है, आप इसका सुधार कीजिए, तो आपका बिल्कुल सम्मान किया जाएगा। आप हमें भाई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक इसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और आप इसको अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। अब कराएंगे यहाँ पर रीजन किसका सर, जो कल पढ़ाया था मैंने। ये अपना तीसरा टॉपिक है, पता होगा ना? तीसरा टॉपिक है अपना। पहला तो था इंट्रोडक्शन का, दूसरा था वही कृषि के प्रकार। अब तीसरा आ गया फसलों का वर्गीकरण। ये चलेगा, इसके अलावा दो और क्लासेज आएंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे भाई मिसलेनियस 5-6 वीडियो, क्योंकि अगर मैं बाद में कराऊंगा तो आपके याद नहीं होंगे। अगर अभी करवा दी और मैं बाद तक सुनता रहूंगा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। भैया आप यकीन मानना कि पढ़ते रहो, आपको याद की गारंटी मेरी है, ठीक है ना? ज्यादा टेंशन भड़क लेने की जरूरत नहीं है। छोटी जिंदगी मिली, इसी में अगर भड़क में गुजारते हुए तो क्या फायदा है? आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। अब कल अपन भैया पढ़ लिया था बेस्ड ऑन सीजन। क्या पढ़ रहे हैं अब? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। इसके भी कई पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये अपना सातवां। तो अब ये पढ़ चुके थे ऋतुओं के आधार पर, इसके अंदर रवि, खरीफ, जायद। आज ये पढ़ेंगे भाई अपा एनुअल, बायएनुअल, पेनिनियल। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन फोटो पीरियड, यानी प्रकाश की अवधि के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। इसके अंदर है भाई C3, C4 और कैम प्लांट। ये ज्यादा बायो का टॉपिक है, परंतु यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, मैं यहाँ से कनेक्ट करवा रहा हूँ। बाकी अगर आप किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे होंगे ना, तो उसने बायो में आपको करवाया होगा। अगर नहीं करवाया तो टीचर बदल लो, ओके? अब आगे आ जाओ भाई, इनके बारे में मेरे को सुनाओ जो आपने कल पढ़ा था। भाई आपा खरीफ की फसल में अपन एक ट्रिक पढ़ी थी, उस ट्रिक का क्या नाम है? अब से ज्यादा मुक्त गौतम। क्या पढ़ा था अपन ने? अब से ज्यादा मुक्त गौतम। ऐसे
अरहर और उड़द। बै से बाजरा। से सूरजमुखी। तू मेरे से दुखी मैं तेरे से दुखी, तो कौन सी आ गई भाई? सूरजमुखी। और एक और पढ़ा था अपन है सोयाबीन। कौन सी पढ़ी थी भाई? सोयाबीन। जैसे बताओ, जैसे क्या पढ़ा था? जवार और जूट। और दैसे धान। मैं से मूंग मूंगफली। कैसे कपास। तैसे तंबाकू। तंबाकू का केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। गैसे गन्ना और गवार। कोई अपनी बात नहीं मानता, आप उसे क्या कह देते हो? गवार। तैसे तिल। और मैं से भाई मक्का। भाई ये याद कर लेना, फिर आपको एक बार बता रहा हूं मैं, क्योंकि इससे देखो अपन कितनी फसल याद होगी। एक बार देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फसलें याद होगी भाई अपन। और 5 7 और याद करके सारी फसलें कंप्लीट हो जाएंगी भाई। और एक सदा के लिए ये जो परेशानी थी मिट जाएगी। ठीक है ना? तो इसे आप याद कर लेना, रिक्वेस्ट है ये। अच्छा, ये कौन सी उसकी है? ये खरीफ की है। खरीफ की फसलें हैं भाई, ये पता होगा ये सब तो। ये भी याद करवाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून और जुलाई में। और काट कब ली जाती हैं? सितंबर और अक्टूबर में। जून महीना छठा सातवां कदे उड़ा, जून जुलाई देखी जाओ, वो छठा सातवां महीना लिख दे। और सितंबर और अक्टूबर नौवां और 10वां महीना। इन फसलों का दूसरा नाम क्या है? सावनी फसलें। क्या नाम है? सावनी फसलें। इनके लिए बोते समय टेम्परेचर किन किन के मध्य रहता है? 25 से लेकर 35 डिग्री। 35 डिग्री से अबो जायद फसलों में, और 25 डिग्री से कम रबी की फसलों में। ओके, अब आ जाओ आगे। मैं एक बार आपको फिर भी, अच्छा भाई ये तो अपना होगा खरीफ। रबी वाला बताना भाई। रबी की बताना कब बोई जाती है? बताओ रबी वाली कब बोई जाती है? रबी वाली बोई जाती है सर, बताओ। क्या आपको डांस याद आ गए दो जो करवाए थे मैंने? रबी की फसलें बोई जाती हैं भाई अक्टूबर नवंबर। नवंबर मेनली ऑप्शन के अनुसार। और भाई काट ली जाती है मार्च अप्रैल, यानी 10वां 11वां महीना में, और तीसरा चौथा महीना में। ओके। इनके लिए भाई टेम्परेचर कम चाहता होता है। कितना टेम्परेचर? 15 से लेकर 25 डिग्री। इनका दूसरा नाम क्या है? आषाढ़ी फसलें। आषाढ़ी फसलें। ठीक है। नृत्य करवाए थे मैंने। एक तो लूर नृत्य था। लूर नृत्य का मतलब लड़की होता है। इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये 15 दिन पहले होता है। पता होगा नहीं, इसे पुरुष नहीं देख सकते हैं। अच्छा, कौन सा त्योहार है भाई जो रबी की फसल पकने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? त्योहार होली और फाग। और काटने की खुशी में बैसाखी। अच्छा, वो देख के आए भाई आप? 13 अप्रैल 1699। कैसे ही है क्या? मेरे तो याद नहीं रहा भाई। देखना देखना, ये चीज खालसा पंथ की स्थापना हुई थी शायद। ओके भाई, और क्या क्या पढ़ा था अपन है? और 3 के एग्जाम्पल ही रह गए। मैं चलो आगे करवाता हूँ मैं। आ जाओ आप। ये रही भाई अपनी खरीफ की फसलें। दूसरा नाम क्या है? सावनी फसलें। और इन कब बोए जाते हैं? जून जुलाई में। कब काट ली जाते हैं? सितंबर अक्टूबर, यानी 9वां 10वां महीना और छठा सातवां महीना में। देखो अब आग आप देखते होगे ना, खेतों के अंदर धान बो रहे हैं अपने भाई। बताओ क्या रुपए किला चल रहा है? जब खरीफ फसलें बोई जाती हैं तो भाई हाई टेम्परेचर होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ? 25 से लेकर 35 तक।
अब आ जाओ भाई, खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का भाई रवि की भी है। रवि की 3 फसलें हैं। तंबाकू, मतलब जो हर सीजन में बोई जाती हैं, धान और मक्का, ये 3 फसलें हैं जो हर सीजन में बोई जाती हैं भाई। दलहनी फसलें में मूंग, अरहर। देखो अपन इन तीनों के अपन ट्रिक बना चुके हैं, याद हो तो। धान की बना चुके हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा। अब आपको याद आ रहा है क्या ये? तिलहनी फसलों में आप मूंगफली की बना चुके हैं, सोयाबीन की, सूरजमुखी की, तिल की भी। नकदी में कपास, जूट, गन्ना। किस किस की बना चुके हैं आप? कपास, जूट, गन्ना। और मोटे अनाज में ज्वार तो ऊपर भी आ लिया, यहाँ भी आ जाता है ज्वार, बाजरा। और अपन एक ये याद करना है, रागी। क्या करना है? रागी। ये सारी ट्रिक बना चुका हूं मैं, पता होगा ना आपको, याद भी करवा चुका हूं, अगर कोई सा भाई याद कर रहा है तो। बाकी जो टाइम पास कर रहा है तो भाई उसके लिए तो सारी ट्रिक है। ठीक है भाई, मक्का सभी ऋतुओं में बोई जाती है परंतु रबी में बेस्ट प्रोडक्शन देती है। तंबाकू की फसल, धान की फसलें आचूर है। चलो आगे जब दान करवाऊंगा ना भाई, याद दिवाना मेरे को। वहां पर धान की 3 किस्में याद करवानी है आपको। मतलब कौन सी किस्म सर्दी में बोई जाती है, कौन सी किस्म मानसून में बोई जाती है। जैसे देखो, धान की फसल बोई जाती है मोस्टली खरीफ में, खरीफ यानी गर्मिया में। परंतु कई राज्य ऐसे हैं जो कि प्रोडक्शन इसका साल भर लेते रहते हैं। तो सर्दियों में कौन सी किस्म बोई जाती है वो आपको याद करवानी है। ये मेरे को याद दिवा देना आप, जब मैं आपको फसल पढ़ाऊंगा 1 बाय 1 करके। ओके, ये आ जाओ भाई, ये मैंने करवा दिया है। अब से ज्यादा मुक्त गौतम। मैं कम से कम 7 से 8वीं बार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ मैं इस ट्रिक का, क्योंकि मेरे को पता है कई अभी भी सुनते होंगे, भूल जाएंगे, मेरी तरह होंगे कई लापरवाह। अब से ज्यादा मुक्त गौतम, ऐसे अरहर, उड़द। क्या? ऐसे अरहर और उड़द। और बै से बाजरा, सै से सोयाबीन, सूरजमुखी, जैसे जवार, जूट, दै से धान, मै से मूंग, मूंगफली, कैसे कपास, तैसे तंबाकू, गै से गन्ना, गवार, तैसे तिल, मै से मक्का। अच्छा, वो तो याद ही नहीं रहा। मक्का को उसके बीजों से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? सेलिंग। भाई भूल जाऊं तो याद दिवा दिया रो, सेलिंग। और दान, जैसे देखो भाई ये दान है, इसमें से डंठल से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। ये कल याद करवाए थे मैंने। और जो ये दान, इससे उसका भूसा अलग करना क्या कहलाता है? डीहस्किंग। क्या कहलाता है? डीहस्किंग। ओके, और क्या क्या याद करवाया था भैया? जो कपास यानी इससे बिंदोले निकालना क्या कहलाता है? जीनिंग। क्या कहलाता है भाई? जीनिंग। और किसी, अच्छा मूंगफली। मूंगफली है क्या? हाँ, यहाँ पर ये हार्ड नट है, इसको अलग करना क्या कहलाता है? सेलिंग ही कहलाता है। परंतु जो ये भीतर वाला है, इसको अलग करने वाला क्या कहलाता है? पीलिंग। सीलिंग और पीलिंग और गिनिंग। पता होगा या नहीं है ये? कल याद करवाए थे मैंने भाई आपको। अब आ जाओ आगे। ये पापा पढ़ाएंगे रवि की फसलें। कौन सी? रवि की फसलें रिवाइज करवा रहा हूं मैं। रवि की फसलों का दूसरा नाम क्या है? आषाढ़ी फसलें। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर, मेनली नवंबर। कटाई कब कर ली जाती है? मार्च अप्रैल। टेम्परेचर कितना होता है? 15 से 25, और 35 डिग्री से अब जायद का। और 25 से 35 खरीफ का। तीनों मैंने यहाँ पर नोट करवा दिए हैं भाई। अच्छा भाई, इसकी मैंने कल फसलें वैसे लिखवाई थी, आज मैं आपको लिखी लिखाई ला दी है। इसके अंदर कौन कौन सी है भाई? रवि। देखो, अगर आप वैसे याद नहीं रहता ना, तो गेहूं, जौ, जई, चना, मटर। मटर तो नहीं, राई, इन सब में दो दो वर्ड हैं। अगर आपको रवि याद है, रवि के साथ आपको गेहूं याद आ गया, तो आप बाकी सारी फसलें याद कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में आ गया गेहूं के साथ ये बोए जाते हैं, सभी किसानों के बच्चे हो, तो आपको इतना तो याद ही होगा या नहीं है? ऐसा मान रहा हूं भाई, याद तो होगा ही।
तो कौन कौन सी है भाई? गेहूं, जौ, जई, सरसों, चना, मटर, राई, बरसम, रिजका, मसूर, अलसी, तारा मीरा। अपन इसमें से दो तीन याद करनी है। एक तो भाई तारा मीरा, एक अपन याद करना है रिजका। बस हम ये दो याद कर लो, थारी मेहरबानी बड़ी बड़ी हो जाए भाई। खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ। अच्छा, प्रश्न कैसे आएगा सर? ये अब ट्रेंड में है भाई, ये एनटीपीसी वाले में ही है, अपने में तो क्या पता कब ट्रेंड में आएगा। उसके अंदर ये दे रखा था भाई, रबी की खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं। इसके साथ ही भाई धान दे दिया और एक और दे दिया बाजरा। बताओ कौन कौन सी हैं? तो क्या ऑप्शन आएगा? ए एंड बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से ए और बी रबी की फसलें हैं। ये भी खाद्य फसलें हैं परंतु ये खरीफ की हैं। दलहनी फसलों में क्या क्या है? चना, मटर, मसूर। क्या क्या है? चना, मटर, मसूर। और तिलहनी फसलों में सरसों, अलसी, राई, तारा मेरा। तारा मेरा भाई राजस्थान में बोई जाती है। आप सबको पता होगा कि सरसों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो सरसों का एक अपडेटेड वर्जन है, यानी सरसों अलग है, तारा मीरा अलग है, पर मैं आपको ऐसे रिलेट करवा रहा हूँ। सरसों का एक अपडेटेड वर्जन है जो कि कम पानी के अंदर हो जाती है। तो उसका क्या नाम है? तारा मेरा। तारा मेरा की एक बीडी भी आती हो भाई, किसी ने पी हो तो? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पियो, परंतु आप कहीं बैठो वहां पर अपना पापा, दादा, ताऊ पीते हैं, तो तारा मेरा की एक बीडी भी आती है। अच्छा भाई, चारा वाली फसलें कौन कौन सी है? रिज का। कौन कौन सी है? रिज का। ओके भाई, ये याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आ जाओ भाई आगे। मैंने फिर आपको एक बार याद करवा दी है। गेहूं, जौ, जई, सरसों, चना, मटर, राई, बरसम, रिजका, मसूर, अलसी, तारा मेरा। ओके भाई, अब आप आगे पढ़ांगे। अच्छा, मैंने कुछ आपको याद करने के लिए बताया था, झीलों का टॉपिक पता होगा। वो कई बच्चे नहीं कर पाएंगे भाई, फिर मौका दे रहे हम, कर लेना भाई। ये है अपना व्हाट्सअप नंबर, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, पूछ सके। ये अपना है इंस्टाग्राम, और ये है भाई अपना टेलीग्राम। इसके ऊपर तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अब आ जाओ भाई, आप आगे पढ़ाएंगे। आप ये तो पढ़ चुके हैं बेस्ड ऑन सीजन। आप पढ़ाएंगे आप बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, और इसी के साथ पढ़ाएंगे भाई बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। ठीक है ना? ध्यान लगा के पढ़ना भाई, यहाँ से प्रश्न आएगा। जैसे देखो ये चार्ट है ना, ये वैसे ही नहीं बना रखा है मैंने कि चलो भाई जी करके बना दिया है। यहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत सोच समझ के बना रखा है चार्ट, ताकि आप कंपैरिजन नहीं करोगे ना तब तक आपको याद नहीं रहेगा भाई। ये दिमाग की सबसे बड़ी खासियत है। जब तक कंपैरिजन नहीं करवाया जाएगा ना दिमाग को, जैसे बताया जाएगा कि आईफोन सर तो खराब हैं, जैसे आशुतोष सर ने क्या बता दिया कि आईफोन सर खराब हैं, तो आपके दिमाग में परमानेंट होगी ये बात। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे ना किसी दूसरे का दूसरे के साथ, तब तक बहुत कम चांस है याद रहने के। ओके, आ जाओ भैया, आप अपना आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या है? जीवन चक्र के आधार पर। भाई जीवन चक्र के आधार पर है ना, फसलों का वर्गीकरण भाई तीन प्रकार से किया जाता है। पहला एक वर्षीय, दूसरा द्विवर्षीय, तीसरा बहुवर्षीय। अपन यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखने हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल ही आएंगे। वो आपको ऑप्शन के अंदर दे देगा बहुवर्षीय फसल कौन सी है, तो आपने वहां पर चूज करना है कौन सी है भाई। ठीक है ना? आ जाओ, एक को करके आप पढ़ते हैं। पहले पढ़ाएंगे भाई आप एक वर्षीय फसल, यानी एनुअल क्रॉप्स। जो रवि और खरीफ की फसलें है ना, वो सारी एक वर्षीय है। उसके अंदर सर आपने खरीफ में तो गन्ना भी बताया था, तो गन्ना को हटा दो भाई। अब से जदा मुक्त गौतम, जो मैन मैन है ना रवि और खरीफ की फसलें, वो एक वर्षीय के अंदर है। अब मैन मैन कौन सी है? पेज पलटो, और जो आगे बहुवर्षीय और द्विवर्षीय के अंदर बताऊंगा उन्हें काट दो। बाकी सारी एक वर्षीय है। कौन सी है?
जैसे सर, धान, गेहूं, बाजरा, सरसों, ज्वार, राई, चना, मटर, बरसिम, रिजका, अरहर, उड़द, जो भी है भाई, मूंग, ये सब एक वर्षीय हैं। तो इसके अंदर तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ द्विवर्षीय में। भाई इसके अंदर एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये नहीं सोचना है कि सर द्विवर्षीय तो क्या है 2 सालों में उगती है। ये कैटेगराइज कर रखी है भाई। इसके अंदर क्या क्या है, प्याज और चुकंदर। पहले वर्ष के अंदर तो भाई प्लांट की वृद्धि होती है। अच्छा, ये वर्ष भाई अपने वाला नहीं है जो 365 दिन का होता है। इन्होंने फसलों के हिसाब से अलग वर्ष बना रखा है। कदे सोच जाओ 365 सही 1/4 दिन। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, यानी एक दिन कितने घंटे का होता है, 23 घंटे 56 मिनट कितनी सेकंड। और 365 दिन कितने घंटे कितने मिनट कितने सेकंड, बताना भैया आप मेरे को। ठीक है ना, बताना है ये। नहीं याद हो तो गूगल माता की सहायता ले सकते हो। और दूसरे वर्ष में भैया उपज दे देते हैं, कौन सी है, प्याज चुकंदर। अच्छा भाई पूरा नोट लगा के लिखो, कभी कभी, कभी कभी गन्ना को भी द्विवर्ष में काउंट कर लेते हैं, परंतु गन्ना है भाई बहुवर्षीय। परंतु कभी कभी गन्ना को भी द्विवर्ष में काउंट कर लेते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर ऑप्शन में यह है भाई गन्ना कौन सी प्रकार की फसल है, बहुवर्षीय है ही नहीं, तो अपनी मजबूरी है द्विवर्षीय लगाना। वहां पर खाली छोड़ के नहीं आना है, कहीं ऐसे खाली छोड़ा हो कि सर बहुवर्षीय तो था ही नहीं। तो अपन यहां से कौन कौन से 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं भाई। पहला प्याज, दूसरा चुकंदर। ओके, प्याज और चुकंदर क्या है, 2 वर्षीय हैं। अब आ जाओ तीसरा वर्षीय यानी बहुवर्षीय में, यानी 2 से ऊपर, 2 ईयर प्लस। बहुवर्षीय के अंदर है भाई अपन 3, ये याद करनी ही करनी है, कैसे भी याद हो मेरे को नहीं पता है, याद करनी ही करनी है। बहुवर्षीय पहली क्या है, गन्ना। दूसरी क्या है, नेपियर घास। तीसरी क्या है, रिजका। अच्छा भाई, एनटीपीसी के अंदर एग्रीकल्चर ठीक ठाक आ जाता है, मोस्टली वहीं से ही क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी के अंदर अब की बार रिजका नहीं दिया, रिजका का इंग्लिश में नाम दे दिया लूरसन। तो भाई अपन इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, रिजका का क्या नाम है, लूरसन। बहुवर्षीय फसलें कौन कौन सी हैं, गन्ना, नेपियर घास और रिजका। क्या क्या है, गन्ना, नेपियर घास और रिजका, गन्ना, नेपियर घास और रिजका। सर दिखा रहा जो ना आप हमें ये, गन्ना तो ये रहा भाई, नेपियर घास ये रहा भाई। ये जैसे आप देखो बाजरा हो रहा है, बाजरा और ज्वार, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक नहीं है ये। बाजरा और ज्वार इसका भाई मिक्स कर दिया अपन, नेपियर घास बना दिया। जैसे ज्वार देखो, ज्वार भी 2 या 3 महीने तक ही रहती है, परंतु उसको अपन 2 या 3 बार काट सका। हाँ, जैसे देखो ये ज्वार है भाई, अपन पहली बार काट ली तो अगली बार बहुत कम प्रोडक्शन देगी ये। और जब दोबारा काट ली तो तीसरी बार तो भाई कितने कितने छिद्दा छिद्दा आ पाऊंगा अपन पेड़ा। रिज का ऐसा नहीं है ना, रिज का कह रहा हूं मैं, नेपियर घास ऐसी नहीं है। नेपियर घास कम से कम 7 से लेकर 10 वर्ष सेम प्रोडक्शन देती है। पहली बार जो प्रोडक्शन आए ना वही इसकी 10वीं बार प्रोडक्शन आएगी। तो ये पशुओं को चराने के लिए की जाती है, और लगभग सभी बोते हैं। अब हरियाणा के अंदर देखा होगा आपने। ठीक है ना, आगे फोटो भी लगा रखी है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो अपन भाई बहुवर्षीय फसलों में क्या क्या याद करना है, एक तो गन्ना, दूसरी नेपियर घास और तीसरी रिजका। रिजका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लूरसन। क्या कहा जाता है, लूरसन। भाई ये है अपनी नेपियर घास, नेपियर घास यही है। जब ये आगे बढ़ जाए तो इसका ऐसे सिरटी आ जाए, सिरटी आ गई बाजरा की, और ये पेडे बन गए जवार के। अच्छा एक चीज और देखो, जवार है उसके वही न्यारे न्यारे पेडे हुए हैं, परंतु जो नेपियर घास है ना वो एक से ही निकलेगा। देखो ये सारा एक ही पेड़ा है, सिर्फ ओनली एंड ओनली वन पेड़ा है, तब ये 7 से लेकर 10 बर ऐसे प्रोडक्शन दे देगा।
तो वे बल्ले बल्ले नहीं हो जाती है, पशु खा के एनिमल खा के मस्त हो जाते हैं, और किसानों के बल्ले बल्ले हो जाते हैं, बार बार नहीं बोया जाता है। ठीक है ना। तो ये कौन सी है भाई, अपनी नेपियर घास। बहुवर्षीय फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, नेपियर घास और रिजका। रिजका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूरसन। क्या कहते हैं? लूरसन। ओके, आगे आ जाओ। ये भी अपना देखो, ये भी अपना है नेपियर घास ही है, जवार जैसा ही तो है ये, परंतु यहाँ पर एक के कई मल्टीपल ब्रांचेज हैं, परंतु जवार के सिर्फ एक ही होगा। देखा होगा आप सब ने, जवार लाए हो या नहीं लाए हो? ठीक है ना। तो याद रखना है भाई, नेपियर घास भी जवार जैसा ही होता है। यह है भाई अपनो कौन सा? रिज का। क्या है? रिज का। सर ये तो हमें बरसम जैसा लग रहा है भाई। जैसे देखो, कोई भी नई चीज आएगी ना, तो किसी का मिक्स्ड करके ही आएगी, यानी कुछ छेड़छाड़ करके ही बनाई गई होगी उनके क्रोमोसोम के हिसाब से। तो ये भी वही बरसम नहीं है, ये बरसम जैसा ही है। क्या है ये? रिज का। रिज का क्या कहा जाता है इंग्लिश में? लूरसन। ये भी वही पशुओं के चारे के लिए ही है। जैसे अब बरसम सर्दियों के अंदर बोते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बरसम की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। पता होगा नहीं सबको, है नहीं पता है? तो अपन भाई यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला? एक वर्षीय के अंदर और द्विवर्षीय में प्याज और चकुंदर। चकुंदर का लाल रंग, तरबूज का लाल रंग, लाल अंगूरों का लाल रंग, और वही स्ट्रॉबेरी का लाल रंग किस कारण था? पीछे करवा चुका हूं मैं ये, जायद की फसलों में। अच्छा भाई, बहुवर्षीय फसलों में क्या क्या याद करना अपन है? गन्ना, नेपियर घास, और भाई अपना रिज का। अच्छा, यहीं के ऊपर भाई हॉर्टिकल्चर भी आ जाती है, बागवानी। बहुवर्षीय के अंदर ही बागवानी काउंट हो जाती है, कई कई बार गन्ना यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाता है, और बागवानी भी आ जाती है। जैसे अपन है भाई, चीकू के पेड़ लगा लिए, केला के लगा लिए, मौसमिया के लगा लिए, किन्नू लगा लिए। पता होगा नहीं ये सब है। ये भी हॉर्टिकल्चर भी बहुवर्षीय फसलों के अंदर आ जाता है। अब आगे आ जाओ। एक वर्षीय के अंदर पहले हम बहुवर्षीय देखो आप, गन्ना, नेपियर घास और लूरसन। लूरसन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लूरसन को हिंदी में क्या कहेंगे? रिज का। ये है भाई अपना गन्ना, और ये है भाई अपना नेपियर घास, और ये है अपनी रिज का। और बहुवर्षीय में भाई प्याज और चकुंदर। क्या? प्याज और चकुंदर। प्याज के अंदर तीखापन किस कारण होता है? लहसुन में भी तीखापन किस कारण होता है बताना। और भाई खीरे का कड़वापन, मिर्च में तीखापन, बता देना ये आप सबको। आगे आ जाओ भाई, अपा ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, अब आप पढ़ाएंगे भाई यो बेस्ड ऑन फोटो पीरियड। भाई इसके अंदर कम से कम 4 से 5 नाम है जो कि रटवाए जाएंगे। मैं तो समझाने की कोशिश करूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो रट लेना, चुपचाप ले, क्योंकि यो थारी औकात माडो मामल बाहर को काम है, क्योंकि ये आता है भाई नीट के अंदर। अच्छा, नीट की फुल फॉर्म बताना। जो अभी जो मामला चल रहा है, नीट का पेपर आउट हो रहा है, उसके ऊपर ये कोकरोच जनता पार्टी बैठी है जंतर मंतर पर। अपने ये 3 इडियट का क्या नाम हो भाई का, जिसके ऊपर फिल्म बनी है? अरे यार वो लद्दाख के हैं। सल्यूट हो भाई को, इंजीनियर साहब को। वो भी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, आज शायद 15वां 16वां दिन हो चुका है। ठीक है ना। आ जाओ अब आगे। भाई प्लांट में फोटोसिंथेसिस के हिसाब से देखो, फोटोसिंथेसिस भी भाई 2 तरीके से होती है, एक तो लाइट के अंदर और दूसरी डार्क के अंदर। सर ये लाइट में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर दिक्कत हो जाती है इनको। दिक्कत क्या हो जाती है? जैसे देखो, कई कई इंसान ऐसे होंगे जो छोले भटूरे खा लें या कुछ मीठा खा ले और कुछ खा ले तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे ही प्लांट है भाई,
अगर वो दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनके पास जितना भी पानी है ना, सारा पानी छूमंतर हो जाएगा। फिर आगे वो सरवाइव कैसे करेंगे? तो पौधों ने भाई अपनी सॉल्यूशन निकाला, भाई हम दिन के अंदर तो नहीं कर पाएंगे तो हम रात के अंदर करेंगे। रात के अंदर भी वह फोटोसिंथेसिस 3-4 प्रकार का होता है। C3 साइकिल, C4, कैम और C2। HSSC के अंदर यहाँ से और यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको हल्के में मत लेना है, कदे हल्का में ले लो। हरियाणा वाला तो वैसे भी हल्का में नहीं ले सकते हो आप। तो अपन ये अब भाई पढ़ाएंगे C3, C4 और कैम और C2 प्लांट। ओके भाई, जो C3 है ना, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम और नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन सा होता है? केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल। जिस प्लांट के अंदर C3 साइकिल होती है उसको हम केल्विन प्लांट भी कहा जाता है, यानी केल्विन साइकिल प्लांट भी कहा जाता है। ये याद रखना है भाई अपन है। C3 प्लांट में क्या होता है? केल्विन साइकिल। C3 प्लांट में क्या होता है? केल्विन साइकिल। इस कारण C3 प्लांट का क्या नाम पड़ गया? केल्विन साइकिल। ओके, आगे आ जाओ भाई। ये रहा, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस C3, C4, कैम, एक और C2 और ऐड कर लियो भाई। C3 प्लांट, इसका दूसरा नाम क्या है भाई? केल्विन साइकिल प्लांट। अगर यो नहीं आया तो C3 पाथवे प्लांट। क्या है? C3 पाथवे प्लांट। C3 पाथवे पौधे और केल्विन चक्कर पौधे याद करने हैं भाई, रटने हैं, और तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बस 2-3 नाम है, अपन तो ज्यादा नहीं करना है। C3 प्लांट में भाई केल्विन साइकिल होती है, यानी जो C3 प्लांट है उसके अंदर क्या होता है? केल्विन चक्कर पाया जाता है। अच्छा, C3 प्लांट कौन कौन से हैं? जैसे देखो भाई, गेहूं, जौ, धान और सोयाबीन। अपन यही 4 याद रखने हैं। C3 प्लांट कौन कौन से हैं? गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन। 2 खरीफ, 2 रबी। अब तो याद आ गया होगा मैंने क्यों पढ़ाई थी ये फसलें। आगे ऐसे ही कैटेगरी आएगी, गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन, गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन, गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन। ओके, इनके अंदर क्या पाया जाता है भाई? C3 पाया जाता है। अच्छा सर, ये फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं? भाई एक है ना, जो ये अपने प्लांट है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? RUBP। प्लांट के अंदर ये भरपूर होता है भाई, RUBP। सर ये क्या होता है? इसकी मैं आपको फुल फॉर्म आगे बताऊंगा, अभी बता देता हूं। इसका नाम है भाई राइबुलोज। क्या नाम है? राइबुलोज। आर राइबुलोज। क्या नाम है? राइबुलोज। और बीपी का क्या नाम है? बाई फॉस्फेट। अपन याद नहीं करनी है, बाकी बता रहा हूं। प्लांट के अंदर है ना RUBP पाया जाता है। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाता है तो एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, उसका नाम है रूबिको। रूबिको, ये भाई प्लांट को बदल देता है 3PGA। अपन भी याद रखना है सिर्फ। क्या? 3GPA। 3GPA क्या होता है सर? 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अपने पास ये क्वेश्चन आया था भाई। C3 प्लांट में परमानेंट प्रोडक्ट क्या बनता है? 3GPA, यानी 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो अपने रूबिक को है भाई, ये RUBP, राइबुलोज बाई फॉस्फेट। इसके अंदर होते हैं भाई 5 कार्बन और 1 कार्बन, यो छठा कार्बन। तो यहाँ पर 3 गुना में 2 बैलेंस हो गया अपना। अगर केमिस्ट्री के अंदर किसने इक्वेशन बैलेंस करनी सीखी है तो आ जाओ। अब मैं इसको सिस्टेमेटिक ढंग से बताता हूँ आपको। C3 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी पहला प्रोडक्ट बनता है भाई PGA, 3PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको चेंज कर लेना भाई,
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C3 प्लांट में क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। ओके भाई, प्लांट के अंदर है ना एक RUBP पाया जाता है, जैसे ह्यूमन प्लांट बना दिया अपना, इसके अंदर है भाई RUBP। ये बात देखी जाए, मेरे को कभी CO2 मिलेगी मैं तुरंत फोटोसिंथेसिस कर लूंगा। RUBP के अंदर कितने कार्बन है भाई? 5। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने हैं? 1। अच्छा है कि इसके अंदर एंजाइम काम करता है भाई, रूबिको एंजाइम। क्या काम करता है? रूबिको एंजाइम, जो क्या बना देता है? RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड को PGA के अंदर बदलते हैं, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 5 कार्बन ये और 1 ये, 6 हो गए भाई कार्बन। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए भाई यहाँ पर भी 6 होने चाहिए, तो भाई PGA के 2 मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, यानी PGA के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। और PGA के अंदर कार्बन कितने हैं? 3। अलग अलग क्वेश्चन हो गए, क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो तो सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के अंदर पहले भी आ चुका है। RUBP की फुल फॉर्म राइबुलोज बाई फॉस्फेट। क्या? राइबुलोज बाई फॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट। और रूबिको एंजाइम राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट कार्बोलेज। ओके, अपन C3 से ओनली एंड ओनली ये याद करने हैं भाई। अब मैं इसको एक बार आसानी अपनी भाषा में समझा देता हूं, ठीक है ना। यो भाई अपना पौधो क्या है? पौधा। इसके अंदर भाई RUBP पाया जाता है, RUBP। ठीक है भाई, जब ये पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा ना, जैसे ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, तो वातावरण से क्या लेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? PGA। PGA बनाएंगे, और इसके बनाने में हेल्प कौन करेगा? रूबिको एंजाइम। बस 3 चीज याद रखनी है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। अपन ने जो राम कहानी थी वह आप भूल सको हो, परंतु एक बार समझाना जरूरी था भाई मेरे को। यो है पौधा, कौन सा है पौधा? लगा लो, चाहे गेहूं का, जौ का, सोयाबीन का, धान का। ये फोटोसिंथेसिस करेगा, इसके अंदर है वही एक RUBP। वो वही वातावरण से क्या लेगा? CO2 लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और वे दोनों मिलकर इसको PGA के अंदर बदल जाएंगे। और इसको बदलने में हेल्प कौन करेगा? रूबिको। क्या काम करेगा? रूबिको एंजाइम। बस अपन ये 4 चीजें याद कर रखनी है, RUBP, PGA और रूबिको। क्या आप इतनी भी याद नहीं कर सकते हो? करनी पड़ेंगी भाई, एक बार फिर रिवीजन करवा दूंगा, मानता हूँ यार टॉपिक है। PGA की फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA की फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। RUBP राइबुलोज बाई फॉस्फेट, राइबुलोज बाई फॉस्फेट, राइबुलोज बाई फॉस्फेट। और रूबिको एंजाइम की राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ओके, अब आ जाओ C4 प्लांट में। देखो ये वैसे मैंने लिख के भी दे दिया भाई, प्लांट में RUBP राइबुलोज बाई फॉस्फेट पाया जाता है। जब प्लांट या पौधा फोटोसिंथेसिस करना चाहता है, तो वातावरण से वो CO2 ग्रहण करता है, और दोनों मिलकर यानी 5 + 1 6 कार्बन हो गए, तो क्या बनाते हैं? 3 PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। और CO2 को ग्रहण करने में हेल्प करता है रूबिको एंजाइम। पौधे के अंदर जो भी CO2 को ग्रहण करेगा, कौन करेगा? रूबिको एंजाइम, उसको पकड़ पकड़ के लेके आएगा। और वहां पर RUBP बैठा ही है, वो उसको क्या करेगा? PGA के अंदर ये बदल जाएंगे भाई। ये चारों एग्जाम्पल बार बार आ चुके हैं मल्टीपल पेपरों में। गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन, गेहूं, जौ, धान, सोयाबीन। ओके, ये है फोटो साइकिल की। इसके अंदर बाकी बताना तो मेरे को और भी था कुछ, परंतु आप इतना याद कर लोगे भाई, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब आ जाओ भाई, आप चलेंगे C4 के अंदर। क्या? C4 प्लांट में इसको क्या कहा जाता है भाई?
प्लांट भी कहा जाता है और इसको स्केल्स प्लांट भी कहा जाता है। किसको? C4 प्लांट। और C3 को क्या कहा जाता था? केल्विन। क्या कहा जाता था? केल्विन। और इसी का दूसरा नाम क्या था? पाथवे। और इसका क्या नाम है? C3 पाथवे। और इसका क्या नाम है? एज स्केल प्लांट। C4 को क्या कहा जाता है? एज स्केल प्लांट। और क्या कहा जाता है? एज स्केल पाथवे प्लांट। ये याद रखना है भाई। किसको? C4 को। उसके अंदर वह स्थायी प्रोडक्ट क्या था? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। परंतु इसके अंदर स्थायी प्रोडक्ट क्या है भाई? OOA। क्या है? OOA। ठीक है ना भाई। आप C4 प्लांट को दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? हैच स्केल प्लांट, हैच स्केल पाथवे प्लांट। इसके अंदर भी स्थायी प्रोडक्ट क्या होता है? इसके अंदर होता है स्थायी प्रोडक्ट OOA। क्या होता है? OOA, ऑक्सलेसो एसिडिक। क्या कहा जाता है? ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड। ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड यहाँ पर वो आएगा भाई, ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड। और PGA की फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और OOA की ऑक्सलेटो ऑक्सलेट। फिर देखो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं भाई, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, ऑक्सेलो एसिडिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। भाई परंतु सर C4 और C3 में अंतर क्या है? भाई C3 प्लांट के अंदर है ना एक रूबिको एंजाइम पाया जाता, सो बाज बाज के CO2 को पकड़ के लाता था। कौन सा? रूबिको एंजाइम। C4 प्लांट के अंदर रूबिको एंजाइम नहीं पाया जाता है। सर इसके अंदर रूबिको एंजाइम नहीं पाया जाता है तो CO2 को ग्रहण कौन करता है? आपका ये प्रश्न होगा ना, CO2 को फिर ग्रहण कौन करता है? इसके अंदर पाया जाता है भाई PEP। PEP एंजाइम पाया जाता है जो कि CO2 को ग्रहण करता है। PEP की फुल फॉर्म, अब आपने PE की फुल फॉर्म याद रखनी है बस। वहां पर रूबिको की फुल फॉर्म याद रखी थी, यहाँ पर PEP की, फोस्फो एनलोपायरिक एसिड। ठीक है ना? क्या? फोस्फो एनलोपायरिक एसिड। आगे आ जाओ, दिखा देता हूं। इसके अंदर पाया जाता है भाई PEP, उसके अंदर पाया जाता है RUBP, इसके अंदर पाया जाता है PEP और CO2। ये दोनों भाई PEP कार्बोक्सिल एंजाइम है ना, ये OOA यानी ऑक्सी ऑक्सलेट एसिड बनाता है। क्या बनाता है ये? ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड। क्या बनाता है ये? ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड। इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं भाई, उसके अंदर 3 कार्बन होते थे, पता होगा ना ये। उसके अंदर 3 PGA बनता है, यहाँ पर बनता है 4OOA, 4OOA, ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड। जब प्लांट में रूबिको एंजाइम न के बराबर पाया जाता है, जिसका काम है CO2 को ग्रहण करना, रूबिको का क्या काम है? CO2 को ग्रहण करना। इसमें रूबिको तो नहीं पाया जाता तो CO2 को ग्रहण कौन करेगा? इसमें PEP पाया जाता है, फोस्फो एनरोपायरेट, फोस्फो एनरोपायरेट एसिड। ये पाया जाता है जो वातावरण से CO2 को ग्रहण करता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? PEP, फोस्फो एनलोपायरेट एसिड। इसके एग्जाम्पल याद करने हैं भाई अपन C4 के। मक्का, गन्ना, बाजरा, चौलाई, ज्वार। जैसे देखो इनके अंदर भाई लगभग सर्टी मिलेंगी सबको। मक्का के अंदर भी भाई भुट्टा मिलता है, गन्ना के अंदर भी सारे सिंगल डंडी वाले मिलेंगे, बाजरा भी, चौलाई भी और ज्वार भी, सारे एक ही कैटेगरी के हैं ये। मक्का का भी एक सिंगल पौधा होता है, गन्ना का भी एक सिंगल होता है भाई, बाजरा में भी एक होता है भाई, और चौड़ाई भी देखी होगी आपने कितनी मोटी हो जाती है, और ज्वार। उसके कौन कौन से थे C3 के? गेहूं, जौ, सोयाबीन, धान। और C4 के? मक्का, गन्ना, बाजरा, चौड़ाई, ज्वार। ओके, ये भी याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से।
बस आज अपना यो काम तो PGA, OOA और रूबिको और PEP, पैसे 4 नाम याद करने हैं भाई, इनकी फुल फॉर्म याद करनी है। अपना फोटोसिंथेसिस के हिसाब से काम कंप्लीट। फोस्फोइनलोपायरेट एसिड, फोस्फोइनलोपायरेट एसिड, और PGA की फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। OOA ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड, ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड, ऑक्सलेसो एसिडिक एसिड। और रूबिको की राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोलेज। ओके, आगे आ जाओ। ये भाई एक दो एक्स्ट्रा है और पढ़ लो। कैम प्लांट, कैम प्लांट, इसके अंदर भी कैन साइकिल पाई जाती है। एक के अंदर अपन कैल्विन साइकिल पढ़ी थी, दूसरे के अंदर एच और स्केल साइकिल पढ़ी थी, अब तीसरी पढ़ रहे हैं भाई कैन साइकिल। इसके अंदर वो स्थायी प्रोडक्ट होता है मैलिक एसिड, पहले वाले में था PGA, दूसरे वाले में था OOA, तीसरे में होता है मैलिक एसिड। सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है बताना? मैलिक एसिड सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? कौन से फ्रूट में पाया जाता है? इसके एग्जाम्पल है भाई गवार, एनानास, कैक्टस। गवार पट्टा है भाई, गवार पट्टा, एनानास, कैक्टस। सर ये देखा होगा आपने नागफनी, इसकी ये जो सूर दिख रही है आपको, ये क्या है? ये इसकी टहनी है भाई, ब्रांचेज हैं। पानी कम होने के कारण ये इतनी पतली हो गई है, पानी कम होने के कारण इतनी पतली हो गई है भैया। भी आपने देखा होगा ग्वार पट्टा, लड़कियां जानती होंगी इसे, कि वो शाम को फेस के ऊपर लगाती हैं। एलोवेरा, एलोवेरा, उसको वही लगभग सभी लगाते हैं अब तो। कैम प्लांट में डे में स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते, कारण क्या है? बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी जितना पानी सारा चला जाएगा। इस कारण नाइट में वो स्टोमेटा ओपन होता है पौधों का। दिन में लॉस ऑफ वाटर भी न होने दे और फोटोसिंथेसिस भी करना, ये कॉम्प्लिकेटेड डाटा था भाई। यानी दिन के अंदर अपन फोटोसिंथेसिस भी करना है और लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होने देना है, तो ऐसा तो भाई पॉसिबल है ही नहीं। तो ये पतले क्यों रह गए? ग्वार पट्टा, एनानास, कैक्टस, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है और फोटोसिंथेसिस करना इनकी मजबूरी है, तभी तो खाना बना पाएंगे ये। इनके अंदर स्थायी प्रोडक्ट क्या होता है? मैलिक एसिड और PGA, OOA और मैलिक एसिड। तीन ये याद करनी, तीन फुल फॉर्म, अपना काम पूरा हो गया भाई। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले, फिर मैं बार बार याद करवा रहा हूँ आपको। अब आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता है, परंतु PYQ के हिसाब से मैंने करवा दिया है आपको ये, ठीक है ना भाई? आज अपनी क्लास यही एंड होती है। बहुत ज्यादा क्लास होगी, आपने पहली बार पढ़ा होगा इस कारण ऊपर से गया होगा, मानता हूं मैं, परंतु इसको एक बार और याद कर लेना भाई, याद हो जाएगा ये, क्योंकि ये आता है भाई नीट के अंदर। वहां से इन्होंने प्रश्न उठाया था, बिल्कुल बेसिक प्रश्न उठाया था। नीट में तो बहुत डीप के अंदर कम से कम 10-12 घंटे की क्लास होती है ये फोटोसिंथेसिस की। ठीक है भैया, है भाई अपना व्हाट्सअप नंबर, किसी को PDF चाहती हो अगर, ये जो अभी पढ़ा है ये PDF तुरंत टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है भाई, इनको याद करके आना है आपने, इनको याद करके आना है। ओके, हैव ए नाइस डे। भाई सारा लगभग PST हो चुके हैं अब एग्जाम की बारी है, अपने लगे रहना पेपर में, और ग्रुप D भी आ गया है अब तो। ओके, बाय।